कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो लिनकैन से। भाई साहब तो दिखने में ऐसे लगता है कि मानो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं। खांसते खांसते बुरा हाल, चेहरा उतरा हुआ। लेकिन असलियत ये है कि ये बंदा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बाहर से शरीफ और बीमार, लेकिन अंदर से इतना चालाक है कि लोमड़ी फीस से ट्यूशन ले ले। लिनकैन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपनी दुल्हन का वेट कर रहा था। वो बस पालकी की तरफ देखे जा रहा था। अब एंट्री होती है दुल्हन के भाई ईचैन की। ये भाई साहब तो 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान है, लेकिन नाटक कर रहा है एक नाजुक सी नौकरानी का। तभी हमारी फीमेल लीड रुआन पालकी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका हाथ उसके भाई के छाती पे लग जाता है। अब ईचैन तो खुद को लड़कियों की तरह दिखाने के लिए अपने छाती के अंदर 2 गोल मटोर संतरे को छुपा के रखा था। धक्का लगते ही एक संतरा सीधा लुढ़कते हुए दूल्हे राजा लिनकैन के पैरों के नीचे आके रुक जाता है। लिनकैन उस संतरे को ऐसे देखता है कि मानो उसने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। पूरी महफिल सन पड़ जाती है और लिनकैन तो बार बार दोनों भाई बहनों की तरफ घूर रहा था। फ्लैशबैक में हम रुआन को देखते हैं। उसे शादी में बहुत सारा तोहफा मिला था, जिसे देखने के बाद वो काफी खुश हो जाती है। वो अपने भाई से कहती है अब से तुम मेरी नौकरानी का रोल प्ले करोगे। अब आप ही सोचिए, 6 फुट की लंबी नौकरानी जिसकी दाढ़ी मूंछ बहुत मुश्किल से छुपाई गई हो, वो कैसी लगेगी। रुआन अपने भाई के ड्रेस के अंदर गोल मटोल संतरे ठूसे जा रही थी। प्रेजेंट सीन में अपनी बेटी की यह हालत देखने के बाद उसके मॉम डैड कहते हैं काश ये ढट्टी फट जाती और हम इसमें समा जाते। सब लोगों की नजर तो उस संतरे के ऊपर थी। दूल्हे राजा तो उस संतरे को उठा के रुआन की तरफ देखता है। रुआन तो बातों को संभालने की कोशिश करती है। ईचैन बेचारा अपनी छाती को अपने हाथ से ढक के ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे उसकी इज्जत लूट गई हो। लिनकैन उस संतरे को अपने हाथ में लेता है और वो मुस्कुराते हुए ईचैन की तरफ देखता है। भाई साहब का फिगर देखने के बाद तो लिनकैन भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर शादी की रस्में स्टार्ट होती है। रुआन जैसे ही अपना हाथ साफ करने के लिए एक कपड़ा उठाती है, तभी उस कपड़े के नीचे से एक छोटी सी किताब नीचे गिर जाती है। लिनकैन की नजर तो सीधा उस किताब के अंदर पड़ती है। रुआन का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल किताब नहीं था। लिनकैन से वो किताब लेने के लिए रुआन सीधा लिनकैन के ऊपर झपटती है। झपटा झपटी में वो दोनों ही जमीन पे गिर जाते हैं। लिनकैन तो सीधा रुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है। रुआन तो हैरान होकर बस लिनकैन को ही घूरे जा रही थी। लिनकैन उस किताब को लेता है और खोलकर देखता है। उस पे कुछ ऐसी गरम मसाले वाली तस्वीरें थी जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। रुआन तो शर्म के मारे अपना घूंघट ओढ़ के वहीं पे बैठ जाती है। लिनकैन तो शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और वो गुस्से में कहता है ऐसी चीज को भला कोई कैसे कीमती कह सकता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। ईचैन रुआन के पास आता है और उसे बेहोशी की गोली देता है और वो कहता है तुम इसे दूल्हे राजा को खिला देना। जब वो बेहोश हो जाएगा तब हमारे प्लान के अनुसार हम सब कुछ चुरा के यहाँ से भाग जाएंगे। लिनकैन कमरे में आता है और रुआन का घूंघट उठाता है। दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लिनकैन मजे लेते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है मैडम। वो शराब के प्याले भरता है और रुआन अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करती है। वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के ड्रिंक कर लेते हैं। लिनकैन रुआन को ताना मारते हुए कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा बेशर्म होगी। मैं जानता हूँ कि मुझे देखने के बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद तो रुआन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याद करती है फ्लैशबैक में उसे जो सबसे ज्यादा कीमती तोहफा मिला था वो तो एक एडल्ट मैगजीन था। रुआन तो ईचैन को गालियां बके जा रही थी। तभी रुआन का सिर तेजी से घूमने लगता है और वो बेहोश होकर लिनकैन की बाहों में गिर जाती है। लिनकैन तो रुआन से भी एक कदम आगे निकला। दूसरी तरफ हम ईचैन और उसके मम्मी पापा को देखते हैं। वो तीनों शराब के नशे में जमीन पे पड़े हुए थे। ऐसी हालत में भी वो तीनों चोरी करने का प्लान बना रहे थे। सुबह होती है और रुआन का सिर दर्द से फट रहा था और वो याद करती है कि कल रात क्या हुआ था। उसे लिनकैन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा अपने बिस्तर से उतर जाती है लिनकैन को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लिनकैन को देखते हैं। वो तो बाहर तलवारबाजी कर रहा था। वो तो सबके सामने ऐसा नाटक करता है कि वो बस 2 दिन का मेहमान है। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं। वो तो लिनकैन को मारने के लिए अलग अलग सामान ढूंढ रही थी। तभी उसके पास उसकी मेट चली आती है। तभी वो उसके मेट के हाथ में झाड़ू देखती है और वो झाड़ू लेके सीधा लिनकैन के पास दौड़ते हुए उसे मारने के लिए जाती है। रुआन तो बस झाड़ू से लिनकैन की धुलाई करने ही वाली थी, लेकिन बीच में उसका असिस्टेंट और उसकी नौकरानी चली आती है उसे रोकते हुए। रुआन तो उसके असिस्टेंट को ही अपने झाड़ू से कूट देती है। रुआन तो बस गुस्से भरी नजरों से लिनकैन की तरफ देख रही थी। असिस्टेंट बेचारा तो पैर पकड़ते हुए कहता है मैडम आप मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया है। हमारे हीरो लिनकैन को रुआन अय्यास और चरित्रहीन कह के बुलाती है। रुआन चिल्लाते हुए कहती है तुमने मुझे बेहोश क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। लिनकैन जो खुद को बड़ा शरीफ और बीमार दिखाता है
वो ठंडी आह भरते हुए कहता है, मैडम मैं आपका हस्बैंड हूँ, अगर मैं आपको हाथ भी लगाऊं तो ये कोई गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। रुआन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लिनकेन कहता है, वैसे मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, तुम उदास ना हो जाओ इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ड्रामा कर लूं। अब शांति से रहो और हम दोनों एक दूसरे के बीच में बॉर्डर बना लेते हैं। उसके बाद रुआन अपने सास ससुर से मिलने के लिए उसके ससुराल जाती है। तभी रुआन देखते हैं कि एक 6 फुट का खम्बा जैसा लड़का उसे बहुत देर से घूरे जा रहा था। तभी वहाँ पे इनी नाम की एक लड़की चली आती है और वो जानबूझ के रुआन को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा रुआन उसके पाँव के ऊपर पाँव रख के वहाँ से चली जाती है। ससुर जी खुश होकर लिनकेन को ढेर सारे तोहफे देते हैं। अभी लिनकेन अपना हाथ आगे बढ़ाया भी नहीं था तभी रुआन झपट्टा मार के उसका सारा तोहफा अकेले ही ले लेती है। जब रुआन को रियलाइज होता है तब वो फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। सबके दिमाग में तो बस यही सवाल चल रहा था, क्या ये बहू आई है या फिर इनकम टैक्स का छापा। इन्हें तो उसे बहुत ज्यादा ताने मारती है। रुआन अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहती है, मैं तो अब लिन परिवार की बहू हूँ माँ जी, मैं यहीं पे जीऊंगी और यहीं पे मरूंगी, कल रात मेरा पुनर्जन्म हुआ था। लिनकेन बगल में खड़ा होकर सोचता है, इतनी बड़ी फेंकू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तभी वहाँ पे लिनकेन का बड़ा भाई चला आता है। उसको देखने के बाद तो रुआन की होश उड़ जाती है। वांगडू थोड़ा अजीब है, वो रुआन को ऐसे देखता है जैसे कि रुआन कोई नई डिश हो। लिनकेन अपनी दुल्हन को बचाने के लिए तुरंत आगे आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगडू तो लिनकेन को भगा देता है और कहता है, मुझे रुआन के साथ अकेले में बात करना है। लिनकेन चला जाता है। हम रुआन को देखते हैं, वांगडू उसे एक मंदिर के अंदर ले आया था। वो कहता है, लिनकेन जितना बीमार दिखता है उतना है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। रुआन तो मना करने वाली थी, लेकिन तभी वांगडिंग कहता है, जो चाय तुमने अभी अभी पी थी उस पर मैंने जहर मिला के रखा था, हर 15 दिन में तुम मुझे रिपोर्ट दो वरना तुम हंसते हंसते मर जाओगी। रुआन कहती है, ये कैसा जहर है भाई। वांगडू कहता है, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। रुआन को ना चाहते हुए भी उसके हाथ में हाँ बोलना पड़ता है, लेकिन रुआन तो डरने वाली लड़की नहीं थी। वो जैसे ही हमला करने के बारे में सोचती है तभी एक चाकू उसके गर्दन के सामने से उड़ते हुए गुजर जाती है। रुआन समझ जाती है कि यहाँ पर सबको एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बॉस, अब से मैं आपकी सारी बातों को मानूंगी, मैं लिनकेन की जासूसी करूंगी, वैसे भी उससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है। नेक्स्ट सीन में हम रुआन को देखते हैं। वो जाके अपनी सारी दुख भरी दास्तां अपनी मम्मी को सुनाती है। मम्मी तो घबराने के बजाय अपना अनुभव झाड़ती है। वो कहती है, बेटी मुझे अभी भी लगता है कि लिनकेन अभी एक कच्चा खिलाड़ी है, उसे औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तू अपने हुस्न का जादू चला, उसे बस में कर, तभी हमें इस जहर का एंटीडोट मिल पाएगा। वो चारों मिलकर राज परिवार को लूटने का प्लान बना रहे थे। उसकी मॉम कहती है, तुम लिनकेन को बिजी रखना, तभी उस मौके का फायदा उठाते हुए मैं उसके घर में जाऊंगी। अपनी मम्मी की बात मानते हुए रुआन बहुत सारा मेकअप करती है। वो खुद को आईने में देखने के बाद पहचान नहीं पाती। उसकी मम्मी ने कहा था, आज हम लिनकेन के घर की तलाशी लेंगे। तभी वहाँ पे लिनकेन चला आता है। रुआन तो अपने कमरे के अंदर एक कातिलाना पोज बना के बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे प्रकट होता है लिनकेन। उसका ये रूप देखने के बाद तो लिनकेन का पसीना छूटने लगता है। वो बड़े प्यार से लिनकेन के पास जाती है और कहती है, माय डियर हस्बैंड, आज यहाँ पे आपका कैसे आना हुआ। लिनकेन तो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ये क्या अपने चेहरे के ऊपर तुमने आटा क्यों मल के रखा है। रुआन तो बार बार लिनकेन को टच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिनकेन तो उसे अपने से दूर ढकेल रहा था। रुआन तो लिनकेन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से लिनकेन उसे पकड़ लेता है। उसकी आंख लाल होने लगती है और वो रुआन का हाथ पकड़ के उसे बिस्तर में फेंक देता है। रुआन जो इतनी देर से रोमांस करने का नाटक कर रही थी, लिनकेन की ये हरकत देखने के बाद वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन लिनकेन तो पूरे जोश में था। दूसरी तरफ वांग रुआन के बारे में अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता है। उसकी ये पूरी बात सुनने के बाद रानी साहिबा अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। भाई साहब को तो ये समझ में नहीं आता कि उसे ये प्रसाद क्यों मिला। महारानी और वांग मिलके तो लिनकेन को फंसाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसकी मॉम कहती है, मैंने लिनकेन के सूप के अंदर एक नशे की दवाई मिला के रखी है, आज मैं उसे एक नौकरानी के साथ फंसाऊंगी। लेकिन उनका प्लान तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि घर के अंदर पहले से ही रुआन बैठी हुई थी। लिनकेन वो सूप पी लेता है और वो अपना होश खो देता है। और दूसरी तरफ हम सभी नौकरानी को देखते हैं। वो तो आपस में बहस कर रहे थे कि कौन लिनकेन के कमरे में पहले जाएगा, लेकिन लिनकेन को तो सीधा रुआन मिल जाती है और उसके अंदर उसका रोमांटिक भूत जाग जाता है। लिनकेन तो पूरी तरह से हवस का राजा बन चुका था। वो तो रुआन के साथ रोमांस करने के लिए मरा जा रहा था।
लिनकैन तो रुआन को किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुआन में कुछ कम नहीं है। वो सीधा अपना हाथ लिनकैन के मुंह के ऊपर रख देती है। लिनकैन नशे में इतना धुत है, वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है ताकि उसे होश आ जाए। वो कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, और ये बोल के वो फिर से रुआन की तरफ झपटता है। रुआन बेचारी तो परेशान है, अब वो इस नशेड़ी आशिक से कैसे बचे। वो गुस्से के मारे लिनकैन को बार बार थप्पड़ मारे जा रही थी। वो कहती है मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश मत करना, मुझे मार्शल आर्ट आती है। लिनकैन तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रुआन की नजर अपने मॉम डैड के ऊपर पड़ती है और वो डायरेक्ट लिनकैन को खींच के एक लंबा किस कर देती है। रुआन के मॉम डैड तो महल के अंदर अपना हाथ साफ करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो वो लोग कुछ और ही नजारा देखते हैं। वो रुआन को इशारा करते हुए कहते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। रुआन डर जाती है, अगर लिनकैन ने उन्हें देख लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। अब तो उसे मजबूरी में लिनकैन का ध्यान भटकाना ही पड़ेगा। वो लिनकैन की मुंडी घुमाते हुए बार बार उसे किस कर रही थी। लिनकैन तो पहले से ही नशे में था, उसकी तो मानो लॉटरी लग गई। वो बीच बीच में अपने मॉम डैड को इशारा करके बोलती है अबे जल्दी भागो यहाँ से, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। रुआन के मम्मी पापा दबे पाँव उसके कमरे से बाहर निकल आते हैं। रुआन की मॉम बड़ी अपसेट होती हुए कहती है आज हमारी वजह से हमारी बेटी एक हवेसी डरिंदे के साथ रात बिता रही है। लेकिन रुआन के डैड उसकी मम्मी को समझाते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं मेरी बेटी की इस बलिदान को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज ही हम इस पूरे हवेली को साफ कर देंगे। यही बोल के वो दोनों दबे पाँव वहाँ से निकल जाते हैं चोरी करने के लिए। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं, अपना काम खत्म होते ही वो लिनकैन के साथ झगड़ने लगती है। लेकिन लिनकैन तो पूरी तरह से रुआन के भावनाओं में बह चुका था। उसे लगने लगा था कि रुआन उससे प्यार करती है। बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। वो उसे फिर से किस करने लगता है और पीछे से हम नौकरानी को देखते हैं, वो वहाँ पे चली आती है। वो उन दोनों की परछाई दरवाजे के बाहर से देखती है और ताला लगा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रुआन के भाई ईचैन को देखते हैं, जो 6 फुट की लंबी नौकरानी बने घूम रहा था, अब निंजा बन गया है। वो महल के खजाने के ऊपर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब की तो किस्मत खराब थी। सिपाहियों को ये पता चल जाता है कि कोई चोर अंदर घुस आया है। ईचैन अपनी जान बचाते हुए लिनकैन की छोटी बहन के कमरे में चला आता है। अगर आज वो पकड़ा गया तो पूरी फैमिली जेल के अंदर चक्की पीसेगी। दूसरी तरफ हम हमारे न्यूली वेड कपल को देखते हैं। उन दोनों का तो झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया था। इधर राजमहल में ये खबर फैल गई है कि राजमहल के अंदर चोर घुस आया है। राजा साहब मिलकर सबकी कमरे की तलाशी लेने के लिए आ रहे थे। लिनकैन की सौतेली माँ अपने हस्बैंड को ले आती है और कहती है तुम्हारा बेटा देखो किसी नौकरानी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। रुआन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजे पे एक लात मारती है और लकड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर चली आती है। सबको लगता था कि बहू तो नाजुक है, लेकिन बहू तो बाहुबली निकली। सब उसे अपनी फटी हुई आंखों से देखते रह जाते हैं। लिनकैन तो रुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है पिताजी हम दोनों तो अंदर रोमांस कर रहे थे। पता नहीं किस नौकर ने पीछे से इतना बड़ा ताला लगा दिया। हम दोनों ने तो मिलकर चोर को पकड़ने की कोशिश की थी। लिनकैन का बाप तो काफी गुस्से में था, लेकिन अपनी बहू की ये पावर देखने के बाद बेचारा और कुछ बोल नहीं पाता। सब कोई वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हम रुआन को देखते हैं। वो तो आराम से बैठ के चाय पी रही थी और कल रात के बारे में याद कर रही थी। वो खुद से कहती है ये लिनकैन का बच्चा जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। तभी रुआन की नजर लिनकैन के ऊपर पड़ती है। वो तो चोरी छुपे चोरों की तरह कहीं पे जा रहा था। रुआन को उसके ऊपर डाउट होता है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि लिनकैन सीधा एक कोठे के अंदर चला गया है। वो उसके अंदर आती है और देखती है कि लिनकैन एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। दूसरी तरफ हम बेचारों के बेचारे ईचैन को देखते हैं। कल जो 6 फुट की नौकरानी निंजा बन के चोरी करने के लिए निकला था, आज वो एक बक्से के अंदर बंद है। लिनकैन की बहन जेनी ईचैन के मुंह के सामने एक छोटा सा सांप का बच्चा ले आती है। वो एक बार अलमारी का ढक्कन खोलती है और फिर ढक्कन बंद कर देती है। जब भी ईचैन अपनी मुंडी अलमारी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी वो सांप का बच्चा उसके सामने ले आती है जेनी। ईचैन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है और फिर वो अपनी मुंडी को दोबारा अंदर घुसा लेता है। बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी। वो फ्लैशबैक में कल रात की कहानी को याद करता है। वो याद करता है जब सिपाही उसे ढूंढ रहे थे, तब वो जेनी के कमरे में छुप गया था, पर वो बचाव कम और किडनैपिंग ज्यादा लग रहा था। ईचैन तो जेनी के गर्दन के सामने चाकू रखते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखना, अगर एक शब्द भी आगे बोली तो मैं सीधा तुम्हारा टिकट यमराज के पास कटवा दूंगा। जेनी अपना दिमाग लगाती है और गधे को चारा डालती है। वो कहती है तुम्हें तो चोट लगी है, लाओ मैं तुम्हारे चोट के ऊपर मलहम लगा देती हूँ। जब वो मलहम लगाती है, ईचैन तो जलबिल मछली की तरह तड़पते तड़पते वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिनकैन को देखते हैं। कोठे पे जाने से पहले वो अपने असिस्टेंट से रुआन के बारे में बात करता है
उसे रुआन के ऊपर डाउट हो गया था। वो कहता है मेरे लुक्स के ऊपर यहाँ से लेके पड़ोस के राज्य की लड़कियां भी मरती है, लेकिन मुझे पता नहीं ये रुआन क्या चीज है। तभी उसका नौकर रुआन को जलाने के लिए 101 तरीका बताता है। इसी चक्कर में वो कोठे में चला जाता है। उसे पता था कि रुआन उसके पीछे है। वो तो सीधा रुआन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुआन भी लेडी जासूस बन के उसके पीछे जाने लगती है। लिनकियान एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे चारों तरफ बस नाच गाना चल रहा था। एक मोटी औरत उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है आइए हुजूर, गरीब खाने में आपका स्वागत है। लिनकियान तो उसे ऐसे घूरता है कि जैसे उसने किसी बदबूदार चीज को देख लिया हो। वो तो बस ये सब अपनी बीबी को जलाने के लिए कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि रुआन उसके पीछे पीछे आ रही है, तब वो एक लड़की के कमरे में घुस जाता है। कमरे में वो लड़की लिनकियान को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और लिनकियान का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो रोमांस करने की जगह उस लड़की को उठा के जमीन पे पटक देता है और फिर वो उस लड़की को बांध के बिस्तर पे फेंक देता है। पीछा करते करते रुआन भी उसी कोठे पे पहुंच जाती है, लेकिन वो दूसरे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे एक कपल रोमांस कर रहे थे। कपल डर जाते हैं और रुआन के ऊपर चिल्लाने लगता है। रुआन वहाँ से भाग जाती है। रुआन तो खुद कंफ्यूज होके कहते हैं मैं यहाँ पे अपने पति को ढूंढने आई हूँ या फिर दूसरों के पाप गिनने आई हूँ। आखिरकार वो अपने पति के कमरे में पहुँच जाती है और वो देखती है उसका पति उसी के सामने एक लड़की का हाथ पाँव बांध रहा था। रुआन का पारा तो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कहती है मेरा पति तो साइको निकला। तभी रुआन के सामने एक हाथी जैसा इंसान चला आता है। वो रुआन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुआन का दिमाग तो पहले से ही गुस्से में था। वो अपना सारा भड़ास उस हाथी जैसे इंसान के ऊपर निकाल देती है। बेचारा तो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिनकियान को देखते हैं। वो वापस अपने असिस्टेंट के पास चला आता है। वो उसके साथ हिसाब किताब करने लगता है। उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि लिनकियान असल में गरीबों का मसीहा है। वो गरीबों से ब्याज नहीं लेता और उनकी मदद करता है। असिस्टेंट कहता है हुजूर घाटा हो जाएगा। लिन कहता है होने तो बस गरीब जनता खुश रहनी चाहिए। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी अच्छाई के बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता, एटलीस्ट आपकी वाइफ को तो इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं। वो काफी गुस्से में वांग के पास चली जाती है। वो उसे एक लेटर देती है जिस पर लिनकियान की सारी करतूतों के बारे में लिखा हुआ था। वांग लेटर पढ़ता है और उसे ये समझ नहीं आता वो हंसे या फिर रोए। रुआन शिकायत करती है कि तुम्हारा भाई पागल हो गया है और लड़कियों को मान रहा है। वांग उसे वहाँ से भगा देता है। रुआन अपने घर पहुँचती है और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती है। मम्मी कहती है अरे बेटा ये तो मर्द जात की निशानी है। पापा हंसते हुए कहते हैं लगता है मेरी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। रुआन तो परेशान है क्योंकि उसकी फैमिली उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मम्मी उसे समझाती है और कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, मर्दों को बस में करने का मेरे पास 101 तरीके हैं, तू बस उन सारे तरीकों को सीख ले। रुआन की मम्मी तो रुआन को आकर्षण के ऐसे ऐसे नुस्खे और मंत्र बताती है जिसको सुनने के बाद तो रुआन का सर चकराने लगता है। मम्मी कहती तू बस एक बार मुस्कुरा देगी तो वो क्या उसका बाप भी तुम्हारे पीछे घूमेगा। रुआन के दिमाग में तो अब खुराफाती आइडिया चलने लगता है। वो कहती है अब मैं इस लिनकियान के बच्चे को जरूर सबक सिखाऊंगी। फिर अगली सुबह रुआन लिनकियान के पास जाती है। उसके दिमाग के अंदर उसकी मम्मी की सिखाई हुई हसीन आइडिया घूम रही थी। लिनकियान तो आराम से बैठ के चाय पी रहा था। रुआन ने तो आज कसम खाई थी कि वो लिनकियान को अपने हुस्न के जाल में फंसा के ही रहेगी। वो कहती है माय डियर हस्बैंड क्या मैं आपको चाय पिला सकती हूँ। उसकी ये बात सुनने के साथ ही लिनकियान के मुंह से सारा चाय बाहर निकल जाता है। भाई साहब ने इतनी जोर से कुल्ला किया रुआन का तो सारा मेकअप ही धुल गया। लेकिन रुआन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। लिनकियान की नजर एक केक के ऊपर थी। वो जैसे ही उस केक का टुकड़ा को उठाने वाला था, लिनकियान के उठाने से पहले ही रुआन उस केक के ऊपर झपट्टा मारती है और वो टुकड़ा वो खुद उठा लेती है। लिनकियान कहता है तुम जैसी भुक्कड़ बीबी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ये बोल के वो एक केक का टुकड़ा लेता है और वो टुकड़ा सीधा रुआन के मुंह में ठूस देता है। रुआन का मुंह केक से इतना ज्यादा भर गया कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन रुआन हार नहीं मानती। वो चाय का प्याला लेके लिनकियान के पास फिर से जाती है। तभी वो जानबूझ के गर्म चाय अपनी उंगली के ऊपर डाल देती है। उसे लगा था लिनकियान दौड़ के आएगा और उसका हाथ चूमेगा, लेकिन लिनकियान तो उसे अपना खासा हुआ गंदा हैंकरचिप देता है और कहता है इसे तुम अपनी उंगली के ऊपर लपेट लो और शोर कम करो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। रुआन उस हैंकरचिप को लेती है और उसको एक पोछा बना लेती है। वो उस गंदे कपड़े से उसका पूरा टेबल गंदा कर देती है। लिनकियान अपनी किताब में ऐसे खोया था जैसे कि वो कोई महान वैज्ञानिक हो। रुआन तो मच्छर भगाने का बहाना करते हुए लिनकियान के फेस पे बार बार थप्पड़ मार रही थी।
रुआन कभी टेबल पे बैठ जाती तो कभी उसके कानों के सामने आके अजीबोगरीब आवाजें निकालती, पर लिनकेन टस से मस नहीं हुआ। जब इग्नोरेंस हद से ज्यादा बढ़ गई तब रुआन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो डांस करने लग गई। आखिरकार वो थक हार के उसी टेबल पर सो गई। तभी लिनकेन अपनी किताब को टेबल पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से रुआन जाग जाती है। काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से रुआन के पैर सुन्न पड़ गए थे। वो लगड़ाते हुए लिन के पास जाती है और कहती है, रुक जाओ, चाय तो पी कर जाओ। लिनकेन ने उसे कप लिया और खुद चाय पी और खाली कप उसे वापस कर दिया। रुआन ने सोचा अब वो भी पढ़ी लिखी दिखेगी। उसने एक किताब उठाई और बड़े ध्यान से उसे पढ़ने लगी। तभी रुआन को अपनी मम्मी की कही हुई बात याद आई। उसकी मम्मी उसे सिखाती है, जब तुम्हारा पति किताब पढ़े तो तुम उसके चेहरे के सामने जाकर सस्पेंस क्रिएट करना। रुआन तो अपनी मम्मी की पहली टेक्निक को आजमाने के बारे में सोच रही थी। तभी लिनकेन उसे अपने सपनों से जगाते हुए कहता है, मैडम किताब तो सीधी पकड़ लो, वरना ज्ञान सर के ऊपर से गुजर जाएगा। रुआन एकदम से लिनकेन के बहुत करीब पहुंच जाती है। उसकी सांसें लिनकेन की सांसों से टकरा रही थी। लिनकेन ने पूछा, क्या देख रही हो? रुआन मन ही मन अपने मम्मी पापा से कहती है, इस बार भी आप दोनों का प्लान फ्लॉप हो गया। फ्रोजन सीन में रुआन का सर चकरा गया और वो लिनकेन से कह देती है, आपका सिर कितना लंबा है? लिनकेन उसका पसीना पोंछते हुए कहता है, मेरी खूबसूरती का तो यही राज है, सारी लड़कियां तो इसी पर मरती है। ये बोल के वो चला जाता है। फ्लैशबैक में हम रुआन के मॉम डैड को देखते हैं। रुआन की मॉम रुआन को सिखा रही थी कि कैसे मर्दों को फंसाना है। रुआन के डैड तो बेचारे लैब रैट बने हुए थे। मम्मी उन्हें सिड्यूस करने की कोशिश करती है और पापा इतने जोश में चले आते हैं कि सीधा उन्हें किस करने लगते हैं। मम्मी उन्हें एक थप्पड़ मारती है और कहती है, कुछ तो शर्म करो, जवान बेटी खड़ी है यहाँ पर। लेकिन रुआन के डैड तो काफी मूड में चले आए थे। रुआन ने सोचा यही टेक्निक काम आएंगे लिनकेन के ऊपर। वो बस पूरा दिन अपनी मम्मी पापा का सिखाया हुआ टोटका को याद कर रही थी। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है। शाम को वो दोनों फिर से अपना हस्बैंड वाइफ वाला नाटक स्टार्ट कर देते हैं। जब सारे मेड वहाँ से चली जाती है तब लिनकेन भी उसके कमरे से जाने लगता है। तभी रुआन उसे रोकते हुए कहती है, स्वामी मेरे कंधे के पीछे किसी छोटे कीड़े ने मुझे काट दिया है, जरा पास आके देखिए तो। लिनकेन उसके पास जाता है और कहता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और भला इस मौसम में कीड़े कहाँ से आएंगे, लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है। वो उसके करीब आते हुए कहता है, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तो तुम अब मेरे करीब क्यों आ रही हो? रुआन के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो अपने तकिए के अंदर से एक रेशमी लाल रंग का कपड़ा बाहर निकालती है। रुआन कहती है, ये वही लाल कपड़ा है जिस कपड़े से तुमने उस कोठी वाली लड़की का हाथ पांव बांध के रखा था। लिनकेन ने जब उस कपड़े को देखा तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगने लगा कि रुआन अब सच में उसके ऊपर कोई काला जादू करने वाली है। रुआन कहती है, आपने उस कोठे वाली लड़की के साथ जो किया मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ भी वही कीजिए। दोनों का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। लिनकेन को पहली बार इतनी ज्यादा शर्म आई और शर्म के मारे वो वहाँ से भाग गया। रुआन चिल्लाते रह जाती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अगली सुबह रुआन फिर से अपनी जासूसी मिशन पर निकलती है। उसने लिनकेन के साथ जो भी किया वो सब कुछ आके वांग को बता देती है। वांग उसकी बातों को सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही रुआन सामने वाले कटोरे से अंगूर लेने की कोशिश करती है तभी वांग झपट्टा मारते हुए पूरा कटोरा ले लेता है। वो कहता है, अंगूर बाद में खाना, पहले काम की बात सुनो। वांग के दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा था। वो रुआन से कहता है, तुम कल लिनकेन को जैसे भी करके मार्केट या फिर मेले में ले जाना, वहाँ पे मैं कुछ नकली गुंडे भेजूंगा जो उसके ऊपर हमला करेंगे, तब तुम लेडी सिंघम बन के आना और उसे बचा लेना। इसे कहते हैं ब्यूटी सेविंग द बीस्ट वाला ड्रामा। इससे लिनकेन तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। रुआन खुश हो जाती है और कहती है, आइडिया तो बहुत अच्छा है मिस्टर वांग। पीछे से हम वांग की मॉम को देखते हैं। उन दोनों की सारी बातें वो सुन रही थी। दूसरी तरफ हम रुआन की मॉम को देखते हैं। वो एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। रुआन के पापा गुस्से में लाल पीले होकर अपने चाकू की धार तेज कर रहे थे। वो आगे देखता है कि उसकी मम्मी उस आदमी को किस कर रही थी। रुआन उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ पापा, आप इतनी गुस्से में मेरी मम्मी की तरफ क्यों घूर रहे हैं? पापा कहते हैं, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बोल के वो चाकू लेके अपनी वाइफ के पास जाता है। मम्मी उसे ऐसी कातिलाना नजरों से घूरती है जिसे देखने के बाद पापा की सारी मर्दानगी हवा हो जाती है। पापा का चेहरा तुरंत बदल जाता है और कहता है, अरे जानू, मैं तो बस चाकू की धार चेक कर रहा था। रुआन कहती है, मेरे घर में सब पागल हैं। फ्लैशबैक में हम रुआन की मम्मी को देखते हैं। वो खाना बना रही थी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से खाना बना रही थी। छोटी रुआन बैठ के तमाशा देख रही थी।
मम्मी का लॉजिक बिल्कुल अलग है। वो कहती है रानी साहिबा और तुम्हारा पति महल का शाही खाना खाते खाते उग गए होंगे, उन्हें कुछ सड़क किनारे वाला स्वाद चाहिए। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मोम का पाव से बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा फेमस है। तीनों मम्मी पापा और बेटी मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो राज फैमिली को सड़क का खाना खिलाएगी। रुआन की मम्मी कहती है देखना ये प्लान जरूर काम आएगा, तुम अपने हस्बैंड को पटा के हमें भी अपने महल के अंदर एंट्री दिलवा दो। रुआन कहती है इस महल के अंदर 3 राजकुमार है, अगर 3 राजकुमार में से कोई एक भी पट गया तो हमारा काम हो जाएगा। फ्लैशबैक में हम रुआन को देखते हैं, वो सबसे छोटे राजकुमार इलीन से मिली थी। वो थोड़ा जादूगर टाइप का है। रुआन उसे फटी हुई निगाहों से देखती रहती है। तीसरा राजकुमार रुआन को खुश करने के लिए वो अपनी पोटली से अजीब अजीब से चीजें निकालने लगता है। रुआन अपने मम्मी पापा से कहती है इस घर के मर्द है या फिर चलता फिरता जनरल स्टोर। उसके मॉम डैड कहते हैं मौके पर चौका मारना। फिर उन तीनों को अपनी बेटी की याद आती है। डैड पूछते हैं वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ हम ईचैन को देखते हैं, वो अभी भी उसी अलमारी के अंदर कैद था। वो धीरे से अपनी मुंडी बाहर निकालता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि कमरे के अंदर कोई नहीं है तो वो अपने अलमारी से बाहर निकलता है और वो जेनी का पालतू सांप के साथ खेलने लगता है। ईचैन बाहर जाके कुछ खास नहीं करता, वो बस दीवारों के ऊपर अजीब से निशान बनाता है और वो फिर से उस कमरे के अंदर चला जाता है और वो वापस अलमारी के अंदर छुप जाता है और वो बाहर से ताला भी लगा लेता है ताकि किसी को पता न चले। ये तो गधों का राजा है जो आजाद होने के बाद भी वापस कैद खाने में चला आता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लिनकेन और रुआन एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। रुआन की एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल वाला था। रुआन ने अचानक से अपने ऊपर इतनी तमीज ओढ़ ली मानो कि वो दुनिया की सबसे आदर्श बहू हो। वो बड़े प्यार से लिन को खाना परोसती है। वो बड़े प्यार से कहती है खा लो पतिदेव, वरना क्या पता कहीं कल मैं तुम्हारे खाने में जहर न मिला दूं। उसकी ये धमकी भरी बातों को सुनने के बाद वो डर जाता है और खाना खाने लगता है। रुआन को तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था, इसलिए वो उसके करीब जाती है और वो उसके कंधे की मसाज करने लगती है। लेकिन लिनकेन को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो कहता है जो बोलना है साफ साफ बताओ, मुझे मक्खन मत लगाओ। तब रुआन उसे अपना असली मकसद बताती है। रुआन कहती है मुझे आपके साथ कहीं पे घूमने जाना है। लिनकेन तो मना कर देता है। तब रुआन उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपना हाथ झटक देता है। रुआन उसे मक्खन लगाने लगती है और कहती है मुझे गोश्त मार के जाना है। वो फिसफिसाते हुए कहती है अगर मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी तो तुम्हारा भाई मुझे मेरा जहर का एंटीडोट नहीं देगा। मन तो करता है मैं तुम दोनों भाइयों का गला दबा दूं। जैसे ही लिनकेन उससे पूछता है तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो, रुआन तो भीगी बिल्ली बन के उसकी सेवा करने लगती है और अंदर ही अंदर वो उसे बद्दुआ दे रही थी। लिनकेन कहता है मुझे ये खाना नहीं खाना। रुआन अपना खाना वापस लेने लगती है लेकिन लिनकेन वो कटोरी नहीं छोड़ता। इसी चक्कर में सारा खाना लिनकेन के ऊपर गिर जाता है। रुआन को उदास देखने के बाद लिनकेन मान जाता है उसे मेले में ले जाने के लिए। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लिनकेन अपनी बहन और अपनी बीबी को मेले में ले आया था। रुआन तो काफी खुश थी लेकिन तभी लिनकेन की नजर एक दुकान के ऊपर पड़ती है जहाँ पे सिर्फ हेयर पिन बिक रहा था। लिनकेन उस पिन को खरीद लेता है। रुआन को लगता है ये पिन किसी और के लिए है। वो तो वहाँ से जाने लगती है लेकिन लिनकेन उसे अचानक अपने पास खींच लेता है और वो बड़े प्यार से उस हेयर पिन को रुआन के बालों में लगा देता है। रुआन तो शर्म से लाल पीली हो जाती है। लिनकेन कहता है गलत मत समझना, मुझे लगा ये हेयर पिन तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। लिनकेन दुकानदार को पैसा देने ही वाला था तब दुकानदार उससे मोटी कीमत मांगती है। तभी रुआन अपने असली देसी अवतार में आती है। उसने दुकानदार को ऐसा लेक्चर दिया जैसे कि वो ज्वेलरी डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हो। उसकी ये बार्गेनिंग स्किल देखने के बाद तो लिनकेन को काफी शर्म आ रही थी, इसलिए वो रुआन को कोने में ले आता है। लिनकेन उसे बहुत डांटता है। रुआन कहती है तुम जैसे खानदानी रईस लोग पैसा बर्बाद करना तो जानते हो पर मेहनत की कमाई की कीमत नहीं समझते। लिन बेचारा मन ही मन सोच रहा था गिफ्ट भी दो और डांट भी खाओ। रुआन वापस उस दुकान पर जाती है और कहती है बहन जी ये सोना असली नहीं नकली है। वो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ये सोना असली है। फिर रुआन ये साबित करके दिखा देती है कि ये सोना नकली है। वो कहती है मेरी माँ को गहनों और धातुओं के बारे में बहुत समझ थी, उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। वो लड़की तो रुआन के साथ बहस करने लगती है लेकिन रुआन के सामने ये लड़की कहाँ टिकने वाली है। रुआन कहती है मुझे सब कुछ पता है, तुम ये कहाँ से लाती हो। रुआन के सामने आखिर में वो लड़की अपनी गलती मान लेती है। जेनी तो लिनकेन को टीज करते हुए कहती है भाई तुम तो सच में किस्मत वाले निकले, भाभी तो सब कुछ जानती है। रुआन की सारी बातों को सुनने के बाद लिनकेन को यह एहसास होता है कि रुआन बस झगड़ालू लड़की नहीं है बल्कि वो तो काफी समझदार है।
लेकिन रुआन को तो मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग जाती है और वो गुंडों की तरफ जाती है। वो गुंडों को इशारा करके बुलाती है। गुंडे तो हैरान हो जाते हैं। वो वापस लिनकियन के पास चली आती है और वो देखती है लिनकियन फिर से उस लेडी को बहुत सारा पैसा दे रहा है। दूसरी तरफ हम वोंगरू की मॉम को देखते हैं। वो तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपनी मेड से कहती है, मैंने अपना सारा इंतजाम कर दिया है, आज रात ही उन तीनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी वहाँ पे वोंगरू आता है और कहता है, मॉम आपने वहाँ पे असली असैसिन्स को क्यों भेजे, अगर वो सच में मर गया तो। दूसरी तरफ हम रुआन और लिन को देखते हैं। रुआन ने ऐसी बार्गेनिंग की जिसे देखने के बाद जेनी और उसका भाई वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जेनी कहती है, सस्ती चीजों को महंगे में लेना ये हम अमीरों की कमजोरी है। लिनकियन और रुआन वो दोनों फिर से एक साथ झगड़ने लगते हैं। लेकिन बाजार में तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि नकली गुंडों की जगह असली गुंडे चले आए थे। बाहर इतना शोर शराबा सुनने के बाद हम ईचेन को देखते हैं। वो नींद से जागता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो फिर से अपना आधा शरीर को झुका के अलमारी का ताला खोलता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो चारों तरफ जेनी को ढूंढने लगता है लेकिन जेनी तो वहाँ पे नहीं थी। वो पूरे महल में घूम रहा था। तभी उसे कुछ नौकरानियों की बात सुनने को मिली। वो लोग कह रहे थे कि आज लिनकियन और उसकी बीबी को महारानी मार डालेंगी। उनकी ये सारी बातों को सुनने के बाद ईचेन अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। बाजार में अचानक खलबली मच गई थी। लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे। तभी वहाँ पे काले कपड़े पहने हुए गुंडे की एंट्री होती है। इनका टारगेट और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिनकियन है। ये लोग लिनकियन के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे सेल खत्म होने के बाद आखिरी कपड़े के लिए लोग झपटा झपटी करते हैं। रुआन के हाथ में जो भी आ रहा था, सब्जी, पत्थर या फिर डंडा, वो उनका इस्तेमाल करके दोनों भाई बहन को बचा रही थी। और पीछे से ईचेन ये सब देख रहा था। वो तीनों एक साथ भागने लगते हैं जंगल की ओर और गुंडे भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। रुआन जेनी और लिनकियन को छुपा के खुद भागने लगती है। लिनकियन भी रुआन को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। गुंडे तो दूसरी तरफ जा रहे थे लेकिन रुआन उसे अपनी तरफ बुलाती है। दोनों भाई बहन रुआन का ये लेडी सिंघम वाला अवतार देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। रुआन को तो लग रहा था ये उसी के गुंडे हैं जिसको वो पैसे देके भाड़े पर बुलाई थी। वो उससे कहती है, अरे वाह भाइयों, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, ये पैसे लो और घर जाओ। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रुआन को पता चलता है कि ये उसका भाड़ा किया हुआ गुंडा नहीं बल्कि असलियत के असैसिन्स है। रुआन की हालत तो अब ऐसी हो गई थी जब कोई नकली बंदूक लेके असली शेर के पास जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन गुंडे उसकी गर्दन के सामने तलवार रखते हैं। तब रुआन अपना दिमाग चलाती है और गुंडों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी आसमान से उड़ते हुए लिनकियन की एंट्री होती है। वो तो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए चला आता है। वो अपना खतरनाक कुंफू स्टाइल दिखाते हुए सारे गुंडों को मार डालता है लेकिन उसे ये पता नहीं चलता इन गुंडों को किसने भेजा है। और दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। वो तो बेचारी अकेली थी। गुंडे उसके ऊपर अटैक करने वाले थे लेकिन तभी साउथ के हीरो जैसे एंट्री मारता है हमारा ईचेन। जंगल में तो फाइट का सीन एकदम बॉलीवुड जैसा हो गया। ईचेन अकेले ही सारे गुंडों को मार डालता है। तभी जेनी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली थी लेकिन ईचेन उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। जेनी याद करती है कि किस तरह से उसने उसको टॉर्चर किया था। बेचारा ईचेन तो चुपचाप बैठकर उसका सारा टॉर्चर को सह रहा था। जेनी कहती है, मैंने तो तुम्हें बस एक लैब के चूहे की तरह इस्तेमाल किया। मैं अपना सारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करती थी लेकिन तुम चुपचाप मेरी सारी बात मानते थे। जेनी उसके काफी करीब चली आती है जिसको देखने के बाद ईचेन का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। जेनी उसके करीब आती है और वो उसे कुछ सूंघने के लिए देती है। ये ईचेन का डर है या फिर उसका प्यार, ये तो ईचेन ही जाने। लेकिन जैसे ही उसने वो दवा सूंघी वो वहीं पे एक बेहोश होकर गिर गया। हम जेनी को देखते हैं। पहली बार में तो वो उसका बहुत मजा ले रही थी। वो तो उसे बस अपना खेलने का खिलौना समझ रही थी लेकिन वो उसकी केयर भी करती है। एक बार वो उसके पास जाती है और एक बार अपना काम करने जाती है। जेनी ने अपने हाथों से ईचेन का तस्वीर बनाया था लेकिन उस तस्वीर को लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी इसलिए वो तस्वीर वो ईचेन के ऊपर टांग देती है। जेनी कहती है, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तभी वहाँ पे लिनकियन और रुआन चली आती है। लिनकियन आते ही ईचेन से थैंक्स कहता है। वो उससे पूछता है, भाई तुम क्या करते हो? ईचेन कहता है, मैं बेरोजगार हूँ। तभी रुआन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है, क्यों ना हम इसे काम पर रख ले। लिनकियन कहता है, तुम इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो फिर भी तुम गलियों में आवारों की तरह घूमते रहते हो। जेनी तो काफी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपना सपनों का राजकुमार मिल गया था। ईचेन को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। उसे तो बस अपनी बहन के साथ रहना था। पहली बार महल में इतनी बड़ी नौकरी मिलने की खुशी में। ईचेन तो हकलाते हुए बोलता है,
सब कोई वहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और ईचेन भी उनके पीछे पीछे जाता है। वो लोग एक जंगल में आके भटक जाते हैं। रुआन एक पेड़ पर वही निशान देखती है जिसे थोड़ी देर पहले ही उन्होंने क्रॉस किया था। उसे एहसास होता है कि वो लोग गोल गोल घूम रहे हैं। रुआन को तो काफी गुस्सा आता है और वो अपने पति और अपने भाई को ही डांटने लगती है। काफी रात हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। आज रात वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। उसकी नजर एक मासूम सी खरगोश के ऊपर पड़ती है। अब जेनी के सर पर उसको पकड़ने का ऐसा भूत सवार हो गया। वो पूरे जंगल में उसका पीछा करने लगी। ईचेन तो बस पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहा था। भागते भागते जेनी तो नीचे गिर गई और खरगोश उसे टाटा बाय बाय कहते हुए चला गया। जेनी ईचेन से कहती है, मेरा मुंह मत देखो, खरगोश का पीछा करो, नहीं तो आज रात हमें भूखा सोना पड़ेगा। ईचेन तो बस मुस्कुराते हुए जेनी की तरफ देख रहा था। वो कहता है, गुस्से में तुम बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह लगती हो। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं जो लकड़ियां बटोर रही थी ताकि खाना बनाने के लिए वो आग जला सके, और लिनकेन तो पेड़ के नीचे साधु बन के तपस्या कर रहा था। रुआन पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन आग नहीं जलती। रुआन का पारा तो हाई था। लिनकेन उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो रुआन को लाइटर देता है। रुआन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। मजाक मजाक में लिनकेन कहता है, क्यों ना तुम अपने मॉम डैड को यहाँ पे बुला लो। रुआन ने झट से मना कर दिया और वो कहती है, मेरा भाई है और उसकी बीबी है मेरे मॉम डैड की देखभाल करने के लिए। फिर लिनकेन ने अचानक ऐसी बात कह दी जिसको सुनने के बाद रुआन सन्न रह गई। वो कहता है, जब तक तुम हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे देती तब तक तुम अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं जाओगी। ये बात सुनने के बाद रुआन का तो मन कर रहा था कि वो लिनकेन को यहीं पे दफना दे। तभी वहाँ पे जेनी और ईचेन चला आता है अपने साथ खरगोश लेकर। उन सबको बहुत भूख लगी थी और वो लोग भिखारियों की तरह उस खरगोश की तरफ देख रहे थे। रुआन खाना बनाना स्टार्ट करती है। लिनकेन और उसकी बहन ने ऐसा खाना अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया था। रुआन कहती है, भले ही मैं एक राजकुमारी की तरह दिखती हूँ लेकिन मुझे इस देश की मिट्टी का खाना बनाना आता है। लिनकेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था जो लड़की दिन भर आईने के सामने बैठ के अपने चेहरे के ऊपर मेकअप पोतती रहती है उसे खाना बनाना भी आता होगा। लिनकेन अपने बचपन की कहानी रुआन को सुनाता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम को सैनिक पकड़ के ले गए थे। मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही थी और मैं उनका पल्लू पकड़ के रो रहा था। उन पुरानी यादों को याद करते हुए लिनकेन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रुआन ने जब लिनकेन का उतरा हुआ चेहरा देखा तब उसे उसके लिए दया आ गई। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। वो जंगल में जाकर अजीबोगरीब जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी। ईचेन उसे आसमान, जमीन और सितारों के बारे में समझा रहा था। जेनी ने एक गोला बनाया और ईचेन ने उसे घूमता हुआ सितारा कहा। जेनी तो इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हारे अंदर दिमाग भी है। उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। ईचेन उसे आग जलाना सिखाता है। छोटी छोटी बातों को देख के जेनी बहुत खुश हो जाती है। अब बारी थी खाने की। लिन ने बड़े गर्व से एक सूप बनाया और उसे रुआन को खाने के लिए दिया। सूप का रंग रूप देखने के बाद रुआन कहती है, ये खाना है या फिर चूहे मारने की दवाई। उसने मन ही मन सोचा, इसे खाने के बाद तो मैं सीधा परलोक पहुंच जाऊंगी। तब तक वहाँ पे ईचेन और जेनी भी चली आई थी। लिनकेन ने अपने हाथों से बनाए हुए अमृत को सबको खाने के लिए दिया। जेनी ने तो अपने हिस्से का सारा सूप ईचेन को पिला दिया। ईचेन बेचारा तो प्यार में अंधा हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और सारा सूप गटागट पी लिया। रुआन तो ईचेन का चेहरे की तरफ देखती है। लिनकेन फिर से अपना बनाया हुआ सूप रुआन को पीने के लिए देता है, लेकिन रुआन तो इस बार जेनी को दे देती है। लिनकेन पूछता है, कैसा है? जेनी कांपते हुए कहती है, बहुत अलग है। बेचारी जेनी को ना चाहते हुए भी उस सूप को पीना पड़ता है। जेनी को उल्टी आने लगती है। वो भाग जाती है। बेचारी रुआन तो अकेली फंस जाती है। लिनकेन कहता है, अब हम दोनों अकेले हैं, तुम्हें जितना सूप पीना है तुम पी लो। रुआन की हालत तो ऐसी हो गई थी, ना उगलते बने और ना निगलते। उसने जैसे तैसे एक निवाला अपने मुंह के अंदर डाला और मन ही मन लिनकेन को गालियां बकने लगी। लिनकेन अचानक सीरियस हो गया और वो रुआन की आंखों में आंखें डालते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में कहता है, तुमने मेरी जान गुंडों से क्यों बचाई? मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? रुआन का मुंह खुला का खुला रह गया। एक तरफ गले में अटका हुआ खराब खाना और दूसरी तरफ ये अजीब सा सवाल। लिनकेन उसके साथ कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बातें करने लग गया था। रुआन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये बीमार लड़का अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया। लिनकेन फिर से उसके करीब चला आता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे पूछता है, मुझे सच बताओ। रुआन मन ही मन कहती है, आज इसे क्या हो गया है? क्या इसे सच में मुझसे प्यार हो गया है या फिर ये सूप का असर है? रुआन तो बात घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन लिनकेन तो आज पूरी तरह से मजनू बनने के मूड में था।
घबराहट के मारे रुआन वो सारा सूप अकेले ही गटक लेती है। तभी उसकी नजर सूप के अंदर बचा हुआ मशरूम के ऊपर पड़ती है। रुआन को एहसास होता है कि उन सभी ने मिलकर नशीली मशरूम खा लिया था। इस मशरूम को खाने के बाद हाथी भी चींटी और दुश्मन भी रसमलाई जैसी लगने लगती है। अब शुरू होती है असली ड्रामा, क्योंकि सूप ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ जेली और इकेल भी इस मशरूम सूप के शिकार हो गए थे। जेनी को हवा में उड़ते हुए जुगनू दिखाई देने लगे और वो पागलों की तरह जुगनू को पकड़ने के लिए हवा में अपना हाथ मार रही थी। इकेल उसे एक जुगनू पकड़ के देता है और दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं, उसे भी आसमान में उड़ते हुए जुगनू दिखाई दे रहे थे। तीनों अपनी ही दुनिया में खो गए थे। रुआन को तो नशा इतना ज्यादा चढ़ गया कि वो लिनकेन के सर को रोस्टेड चिकन मान रही थी। उसके मुंह से लार टपकने लगी और वो इचेन की तरफ ऐसे झपटी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार के ऊपर झपटता है। लिन बेचारा चिल्ला रहा है। वो कहता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई चिकन टिक्का नहीं। लेकिन रुआन तो उसे खाने के लिए पूरे जंगल में दौड़ने लगती है। लिनकेन तो बेचारा अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे आसमान में अरोरा बोरियालिस का रोशनी दिखाई दे रहा था। आसमान से बर्फ गिर रही थी और जेनी खुश होकर नाचने लगती है। तभी वहाँ पर इचेन जलाता है और उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है ताकि बर्फ उसके सर के ऊपर ना गिरे। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो दोनों भी नशे का शिकार बन गए थे। दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं। वो चिल्ला रही थी, इतना बड़ा मांस का टुकड़ा, आज तो पार्टी होगी। जब लिनकेन ने उसे पकड़ने की कोशिश की तब रुआन ने उसका हाथ ही काट लिया। लिन कहता है, मैंने तो तुमसे प्यार मांगा था लेकिन तुम तो आदमखोर बन गई। रुआन को अचानक लगने लगा कि वो डूब रही है, लेकिन वो तो सूखी जमीन पे थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। वो लिनकेन को धक्का देती है और एक पेड़ के अंदर चढ़ने लगती है। लिनकेन नीचे से चिल्लाने लगता है, नीचे उतरो, वहाँ पे कोई पानी नहीं है। लेकिन रुआन को तो हर जगह पानी के भूत दिखाई दे रहे थे। रुआन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। वो उसे संभालने के लिए उसके करीब आया और वो उसे बस किस करने ही वाला था। फिर वो सोचने लगता है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है ना। वो उसकी सांसें चेक करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन तभी रुआन उड़ जाती है और उसे एक जोरदार धक्का मार देती है। वो उससे कहती है, तुम बहुत बड़े बेशरम हो, एक अकेली लड़की का तुम जंगल में फायदा उठाने वाले थे। लिनकेन उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, मैडम मैं तो आपकी जिंदगी बचा रहा था। लेकिन रुआन को तो फिर से लिनकेन का चेहरा एक मीट जैसा लग रहा था। वो उसे खाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और अपने साथ जेनी और इचेन को भी ले जाती है। अगली सुबह चारों को अधमरी हालत में राजमहल ले आया गया। राजा साहब सबको देख के हैरान थे। लिनकेन कहता है, कल रात गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। इचेन नाम के इस बहादुर लड़के ने हमारी जान बचाई थी। राजा ने इचेन को महल में गार्ड की नौकरी दे दी। इचेन तो खुश था क्योंकि उसे अब अपनी बहन के पास रहने का मौका मिल गया। रानी साहिबा लिनकेन को छोड़कर सबको आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। महल में अनाज की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा चल रही थी। राजा चाहते हैं कि लिनकेन हमेशा की तरह इस मामले में कुछ बोले, लेकिन वहाँ पे वांगडू बात करने लगता है और लिनकेन चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। तभी वहाँ पे रुआन दौड़ते हुए आती है और राजा रानी तो हैरान होकर रुआन को देख रहे थे। रुआन कहती है, महाराज मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती, जहाँ पे मेरे पति वहीं पे मैं। वांगडू तो उसे उसका रहा था और कह रहा था, यहाँ से दफा हो जाओ। लिनकेन को सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो राजा साहब के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। लिनकेन अचानक ऐसी बात करता है जिसको सुनने के बाद सब कोई हैरान हो जाते हैं। इलिंग अपना भाई का सपोर्ट कर रहा था। तीनों भाइयों में बहस छिड़ जाती है। माहौल काफी गंभीर हो जाती है। तभी वहाँ पे रुआन आती है। वो कहती है, महाराज मेरे बेचारे बीमार पति अकेले इस अनाज घोटाले को संभाल नहीं पाएंगे। लिनकेन कहता है, जनता भूखी मर रही है और अफसर अनाज छिपा रहे हैं। रुआन लिनकेन की जगह खड़ी होकर ऐसा भाषण देती है जिसे सुनने के बाद महाराज इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी बीच लिनकेन की सौतेली माँ अपनी मीठी चीनी जैसी बातों से जहर घोलने का कोशिश करती है। रुआन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रानी साहिबा का मुंह बंद कर देती है। रुआन कहती है, मुझे बस एक मौका दीजिए महाराज, मैं सबको जेल की हवा खिला दूंगी। लिनकेन वहाँ पे बैठ के सोचता है, ये लड़की तो घर के अंदर मेरा खून पीती है और बाहर देश बचाने चली है। राजा साहब तो अपने बेटे की जगह अपनी बहू की तारीफ करते हैं। लिनकेन और रुआन मिलकर अपने कमरे में जाते हैं। वहाँ का माहौल तो राजमहल से भी ज्यादा गर्म था। रुआन लिन को ताना मारते हुए कहती है, आज तो तुम वहाँ पे बड़े चुप थे, क्या सारी बहादुरी तुम बस मेरे सामने दिखाती हो। लिनकेन गुस्से में लाल पीला होकर रुआन से पूछता है, तुमने जो महल में जहर से जहर काटने का फॉर्मूला बताया है उसका क्या मतलब है। रुआन कहती है, पतिदेव आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों की बचपन से आदत है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। लिनकेन कहता है, तुम मुझे सच बताओ तुम कौन हो।
और तुम्हारे पीछे कितने आदमी हैं? वो रुआन से सच बुलवाने के लिए उसके सामने एक नशीली अगरबत्ती जला देता है। रुआन वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लिनकेन अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग करता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस मुझे तो इस लड़की के ऊपर पहले से ही डाउट था। मुझे लगता है ये आपका इस्तेमाल कर रही है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं। लिनकेन कहता है, हो भी सकती है शायद, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये कितनी गहरी खिलाड़ी है। असिस्टेंट कहता है, बॉस मुझे तो डर है कहीं ये आपका प्लान बिगाड़ ना दे। लिनकेन एक शैतानी मुस्कान देता है। रात का सन्नाटा है और लिनकेन एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो रुआन का हाथ पांव बांध के उसके मुंह में पट्टी बांध देता है। जब रुआन की आँख खुलती है तब वो अपने सामने लिन और उसका असिस्टेंट को देखती है। वो दोनों अपने हाथ पर मोमबत्ती लेके अजीब अजीब से पोज बना रहे थे। रुआन उन दोनों को गाली देती है। लिनकेन कहता है, या तो तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें इस कमरे में बंद करके रखूंगा। तुमने राजा को खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हारा असली मकसद क्या है? रुआन अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करते हुए रोते हुए कहती है, मुझे तो बहुत सारा गहना और पैसा चाहिए था ताकि मैं पूरी जिंदगी आराम से जी पाऊँ। ये सुनने के बाद तो लिनकेन और उसका असिस्टेंट एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें लगा था ये कोई बड़ी जासूस होगी, लेकिन ये तो पैसों की भूखी निकली। रुआन कहती है, आज तो मैं बाल बाल बची। लिनकेन जब रुआन को डराने की कोशिश करता है तब रुआन उसे धमकी देते हुए कहती है, देखो लिनकेन के बच्चे, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे या फिर टॉर्चर करोगे तो मैं राजा साहब के पास जाके ये बता दूंगी कि तुम कोठे में जाते हो। तुम कमजोर बन के राजा का दिल जीतने की कोशिश करते हो और मौका मिलते ही तुम राजा साहब को मार डालोगे। रुआन उसके साथ एक डील ऑफर करती है। वो कहती है, मुझे जहर दिया गया है, तुम मुझे उस जहर से बचाओ, मैं तुम्हारे सारे राजों को छुपा के रखूंगी। दूसरी तरफ हम ईचेन को देखते हैं। वो तो जेनी का बॉडीगार्ड बन गया था। जेनी उसे काम देती है कि लाइब्रेरी की सारी किताबों को लेकर वो पढ़े। उन किताबों के ऊपर ये लिखा था, कैसे बने एक आदर्श नौकर। वो गुस्से में आके कहता है, ये कैसी बकवास किताब है? क्या ऐसी कोई किताब नहीं है जिस पर लिखा हो लड़कियों के नखरे कैसे सहे? दूसरी तरफ हम लिनकेन को देखते हैं। वो तो कंटिन्यूसली बच्चों की तरह रुआन को बुली किया जा रहा था। वो कहता है, क्या तुम जानती हो एक आदर्श पत्नी कैसे बनते हैं? रुआन के हाथ पांव अभी भी बंधे हुए हैं और वो गुस्से में आकर लिनकेन को काटने की कोशिश करती है। लिनकेन उसके पास बैठता है और चाय पीते हुए कहता है, कल सुबह तक तुम यहाँ पे भूखी प्यासी बनी रहो, तब शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए। रुआन तो उसे बद्दुआ दिए जा रही थी, लेकिन लिनकेन तो आराम से बैठ के चाय पी रहा था। रुआन उसे गुस्से भरी नजरों से घूरती है और कहती है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ईचैन किताब में आगे पढ़ता है कि एक अच्छा आदमी को कैसा बनना चाहिए। ईचैन कहता है, शादी के पहले माँ की सुनो, शादी के बाद बीबी की सुनो, बुढ़ापे पर बेटी की सुनो। पत्नी बाहर जाए तो उसके पीछे चलो, पत्नी आदेश दे तो उसे झुक के मानो, और अगर पत्नी गलत हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। जेनी उसकी ये सारी बातों को पीछे से सुन रही थी और वो उसके पास आके कहती है, तुम बहुत प्यारे गुलाब बनोगे। जेनी उसके सर को प्यार से सहलाती है और ईचैन को लगता है वो मानो जन्नत पे पहुंच गया है। ईचैन तो काफी मीठी मीठी बातें करता है और वो जेनी का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी इतनी आसानी से पटने वालों में से नहीं थी। लिनकेन खुद से कहता है, अगर मैं इस घर का घर जमाई बन गया तो मुझे जेनी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे जेनी का वफादार डॉगी बनना पड़ेगा। जाने से पहले जेनी ईचैन से पूछती है, क्या तुम जानते हो मेरी भाभी कहाँ है? वो 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। ईचैन तो टेंशन में पड़ जाता है।